नमस्कार साथियों। कल हमने 51 क्वेश्चन देखे थे आरपीसी फर्स्ट ग्रेड पेपर के। आज हम 52वें क्वेश्चन से वापस शुरू करेंगे। अगर कोई बताने में कुछ त्रुटि वगैरह रह जाए ना तो आप हमें बता दीजिए, क्योंकि देखो मानवीय भूल हो सकती है। ठीक है। आज हम 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है कि कोटेशन है कोई कि रीतिबद्ध कवि वे हैं जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांतों लक्षणों के अनुसार काव्य रचना की है। मतलब रीतिबद्ध कवि कौन से हैं? वे हैं जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांतों या लक्षणों के अनुसार काव्य रचना की है। रीति काव्य के संदर्भ में ये स्थापना, ये मतलब कथन किसने कहा है? किसने कहा है? ये नगेंद्र ने कहा था। ठीक है, नगेंद्र का ये कथन है। अगला क्वेश्चन, मिश्र बंधु विनोद के कुल प्रकाशित भाग, मतलब कुल कितने भाग प्रकाशित हुए मिश्र बंधु विनोद के? 2, 3, 4, 5 कितने हुए? 4। मैं आपको सीधा आंसर बताऊंगा, ये बताने से कोई मतलब नहीं, ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, कितने भाग प्रकाशित हुए? 4 भाग। 3 खंड तो इसके ना मिश्र बंधु विनोद के 3 खंड तो इसके हुए थे 1913 में प्रकाशित। ठीक है, और चौथा खंड कब हुआ था? 1934 में। ठीक है, 4 भाग में हुआ था, और 3 तो 13 में और चौथा 34 में। एक यह ध्यान रखना, मिश्र बंधु विनोद को नामवर सिंह ने, किसने? नामवर सिंह ने साहित्य पुनरुत्थान की लहर कहा था। क्या कहा था? नामवर सिंह ने साहित्य पुनरुत्थान की लहर कहा था। ठीक है, मैं इतना नाम लिख रहा हूँ, बाकी आप सुन ले, क्योंकि लिखने से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। वैसे भी जब टॉपिक वाइज हम वापस करेंगे ना साथ में कंटेंट के साथ, तो आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा। ठीक है, और एक ध्यान रखना, हिंदी नवरत्न भी किसकी है? हिंदी नवरत्न ये भी मिश्र बंधु की है, हिंदी नवरत्न। ठीक है, इसमें 10 कवियों का वर्णन है, लेकिन नाम नवरत्न है। ठीक है, और फर्स्ट गद्यकार पूछ रहे मिश्र बंधु ने किसे माना? तो गोरखनाथ को मिश्र बंधुओं ने फर्स्ट गद्यकार माना। किसे? गोरखनाथ को। और प्रिय कवि पूछ ले मिश्र बंधुओं के, तो प्रिय कवि कौन थे? देव थे। ठीक है, और अंक देकर तुलनात्मक वर्णन किसने शुरू किया था? ये भी मिश्र बंधु ने किया था। किसने किया था? मिश्र बंधु ने। ठीक है, अंक देकर तुलनात्मक वर्णन। ठीक है, मेरे हिसाब से ये मिश्र बंधुओं के बारे में आपको जानकारी ठीक होगी, मतलब काफ़ी होगी। और एक आप ध्यान रखें, मिश्र बंधु विनोद में 4591 कवियों का वर्णन है। कितना? 4591, 4591 कवियों का वर्णन है। ये जो भी मैंने सारी चीज़ें बताई है किसी न किसी एग्जाम में पूछी हुई है। ठीक है, और आगे भी पूछी जा सकती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना आप देख लेते हैं तो मिश्र बंधु विनोद आपके लिए कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 54, रीति मुक्त काव्य धारा में इन्हें नहीं माना जाता। मतलब रीति मुक्त काव्य धारा का एक कवि नहीं इनमें से। कन्नानंद है, ठाकुर है, बोधा है, पजनेश, ये नहीं है रीति मुक्त काव्य धारा के कवि। ठीक है, रीति मुक्त कवियों का अगर आपसे क्रम पूछ लेना कभी, तो क्रम ध्यान रखना, आलम सबसे पहले, फिर घनानंद, आलम, घनानंद, बोधा, आलम, घनानंद, बोधा, फिर ठाकुर और द्विजदेव। ये कालक्रम से। ठीक है ना, द्विजदेव। क्या ध्यान रखना, देखो क्वेश्चन आता है और नेट में तो कई बार पूछा जाता है, आप ध्यान रखना, ए से शुरू है और डी से खत्म है। ठीक है, आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास की रचना नहीं है। रामलला नाचो तुलसीदास की है, पार्वती मंगल है, जानकी मंगल है, और राम रक्षा स्तोत्र, ये तुलसीदास की नहीं है। अब आपको कमेंट करके बताना ये रचना किसकी है। वैसे अगले वीडियो में बता दूंगा, देखते हैं आपको भी कुछ नॉलेज है या नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। मतलब कहाँ तक? व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक। तो ये बात किसने कही थी? ये बात गई थी अपने क्रो एंड क्रो ने। ठीक है, जन्म से वृद्धावस्था तक। अगला क्वेश्चन, किशोर अवस्था में नैतिक निर्णय के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? ठीक है, मतलब नैतिक निर्णय के बारे में कौन सा सही नहीं है? नैतिक विकास सिद्धांत किसका? ये तो आपको पता ही होगा, लॉरेंस कोहलबर्ग का। ठीक है, तो देखो, नैतिक निर्णय कम सुकेंद्रित होते हैं, ये बात तो सही है। नैतिक निर्णय अधिक संज्ञानात्मक हो जाते हैं, ये भी सही बात है। नैतिक निर्णय ज़्यादा अमूर्त होते जाते हैं, ये भी बात सही है। लेकिन ये बात गलत है, नैतिक निर्णय कम मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा करते हैं। कम नहीं, ज़्यादा या अधिक दबाव पैदा करते हैं। ठीक है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन, सतगुरु समान को सगा में समान का क्या अर्थ है? समान का अर्थ सम्मान है। ठीक है,
तो जहाँ बताने की जरूरत रहेगी नहीं भाई इस क्वेश्चन को ज़्यादा थोड़ा विस्तृत करके बताना है, और जहाँ वापस आने के चांसेस है ज़्यादा है वो क्वेश्चन हम बताएंगे खोल के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चाहिए युगल किशोर लखी लोचन युगल अनेक, युगल किशोर को देखने के लिए अनेक नेत्र युगल क्यों चाहिए? तो इसका सीधे आंसर बता दें, क्योंकि दो नेत्र ये शोभा देखने के लिए अपर्याप्त है, इसलिए अधिक नेत्र चाहिए। अगला क्वेश्चन बाजो, 3 प्रकार की व्यंजनाओं में आनंदवर्धन ने किसे सर्वोत्कृष्ट स्थान मतलब सबसे अच्छा माना? तो रस ध्वनि को आनंदवर्धन ने सबसे अच्छी ध्वनि माना है। ठीक है, और वो बोलते हैं ना कि व्यंग्यार ध्वनि की है, तो एक बार आप ध्यान रखना, वाच्यार्थ से अधिक उत्कृष्ट व्यंग्यार्थी ध्वनि है। मतलब पूछ लेना इसका आनंदवर्धन का सिद्धांत था ध्वनि सिद्धांत, क्या था ध्वनि सिद्धांत, जो 9वीं शताब्दी में दिया था। ठीक है, थोड़ी तबीयत सही नहीं है, आप एडजस्ट करें, शायद आवाज़ सही आ रही होगी मेरे हिसाब से। और वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है ना, तो आप है ना सेटिंग में जाके इसी यूट्यूब की सेटिंग में वहाँ पर आप 360 कर दें। ठीक है, उससे क्लियर दिखेगा। ठीक है, ध्वनि सिद्धांत कब दिया था? 9वीं शताब्दी में दिया था आनंदवर्धन ने। ध्वनि क्या है? तो इन्होंने कहा है कि वाच्यार्थ से अधिक उत्कृष्ट, किससे? वाच्यार्थ से अधिक उत्कृष्ट, वाच्यार्थ से अधिक उत्कृष्ट व्यंग्यार्थी ध्वनि है। वाच्यार्थ से अधिक उत्कृष्ट व्यंग्यार्थी ध्वनि है। ठीक है, ये ध्यान रखना। वैसे हम देखो पूरा करेंगे इन्हें, अभी सिर्फ काम को बता देते हैं। और आनंदवर्धन है ना रस ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है। ठीक है, ये भी याद रखें क्योंकि पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, रस्क के संदर्भ में हृदय की मुक्तावस्था को संकीर्णता से मुक्त अनुभव करने वाले विद्वान कौन थे? शुक्ल थे। ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट है, बार बार आती है, बताइए आपको। अगला क्वेश्चन, काव्य यशस अर्थ करते व्यवहार विधेय शिवेतर सत्य, ये यश से पता लगा लो, काव्य यशस अर्थ करते व्यवहार विधेय शिवेतर सत्य, किसकी पंक्ति है ये आचार्य मोहम्मद की पंक्ति है। ठीक है, इनका भी आप ध्यान रख लेना। एक विश्वनाथ ने भी कहा था काव्य प्रयोजन के बारे में। ठीक है, कि काव्य द्वारा अल्प बुद्धि वाले को भी सुखपूर्वक चतुर्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। चतुर्वर्ग मतलब धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। काव्य द्वारा अल्प बुद्धि वालों को भी सुखपूर्वक चतुर्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा किसने कहा था? विश्वनाथ ने कहा था। ठीक है, और दंडी ने लोक व्युत्पत्ति की बात की थी, किसकी की थी? लोक व्युत्पत्ति की बात दंडी ने की थी। ठीक है, और भामा ने फर्स्ट बार चतुर्वर्ग की बात की थी, धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्ति की बात की थी काव्य परिजन के रिगार्डिंग। ठीक है, और विश्वनाथ ने क्या कहा था ये तो हमने देख ली। और नगेंद्र ने ना, एक ध्यान रखना, नगेंद्र ने आत्मा अभिव्यक्ति को क्या बताया था? नगेंद्र ने आत्मा अभिव्यक्ति को काव्य का प्रयोजन बताया, लेकिन नंद दुलारे वाजपेयी ने आत्मा अभिव्यक्ति को क्या बताया? काव्य का प्रयोजन बताया। ठीक है, नगेंद्र ने तो आत्मा अभिव्यक्ति और नंदुलाल वाजपेयी ने आत्मा अनुभूति। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आवाज़ साफ आ रही होगी, थोड़ा स्लो में देख ले, ये थोड़ा जुकाम है। ठीक है, अब आप ध्यान रख लेना, दंडी ने तो लोक व्युत्पत्ति की बात की थी, भामा ने फर्स्ट बार चतुर्वर्ग की बात की थी, धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति की। ठीक है, विश्वनाथ ने क्या कहा था कि काव्य द्वारा अल्प बुद्धि वाले को भी सुखपूर्वक चतुर्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। तो मतलब कम बुद्धि हो ना, तो काव्य अगर आप कविता के माध्यम से किसी को सुनाओगे ना, तो उसे आनंद की अनुभूति होती है, ऐसा विश्वनाथ का मानना है। ठीक है, और नगेंद्र ने क्या कहा था कि आत्मा अभिव्यक्ति को काव्य परिजन कहा था नगेंद्र ने, और नंद दुलारी वाजपेयी ने आत्मा अनुभूति को काव्य परिजन माना था या कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कीर्ति बनी थी भूति बली सोई, यहाँ भूति से क्या आशय है? भूति का आशय संपत्ति है। ये भूति विभूति कई बार पूछा जा चुका है। ठीक, आगे और भी आएगा, और भी इसके बारे में बात करेंगे। अगली क्वेश्चन, 13वीं सदी की रचना है, तो ये संदेश राशक 13वीं सदी की रचना है। कहीं कहीं विजयपाल रासो भी लिख रखा है, लेकिन ज़्यादा संदेश राशक सही है, इसलिए 2 की भ्रांति होने के कारण आरबीसी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। मरुभूमि का वह मेघ किस विख्यात की विभूत जीवनी है? मरुभूमि का वह मेघ, तो ये घनश्याम दास बिरला की जीवनी है। इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बार है ना राजस्थानी साहित्य की काफ़ी चीज़ें पूछी गई हैं। तो अगर अब आप फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो आपको राजस्थानी साहित्य पर भी फोकस करना पड़ेगा। किस पर? राजस्थानी साहित्य पर, क्योंकि काफ़ी पूछी जा रही है।
सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड। और इस बार तो रीट में भी पूछ लिया इन्होंने मारवाड़ी भाषा में लिखे, तो ध्यान रखना। ठीक है, अब आप देखो हरिभाऊ उपाध्याय ये कौन थे? इन्होंने ना महिला शिक्षा सदन की स्थापना की थी। किसकी? महिला शिक्षा सदन की स्थापना किसने की थी? हरिभाऊ उपाध्याय ने। महिला शिक्षा सदन की स्थापना कहाँ की थी? अटुंडी में। अटुंडी कहाँ था? अजमेर में इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, और इनकी दो पत्रिका भी ध्यान रखना जो इम्पोर्टेंट है, पूछी जा सकती है। एक तो है ओदुम्बुर, क्या है? ओदुम्बर। देखो इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप लिख लो भले ही, नहीं तो नोट्स में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और एक मालवा मयूर, मालवा मयूर। एक तो ओदुम्बुर, एक मालवा मयूर, ये दोनों किसकी है? हरिभाऊ उपाध्याय की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो घनश्याम दास बिरला की तो आपको पता ही है, मरुभूमि का मेघ जीवनी है। ठीक है, तो माणिकलाल वर्मा कौन थे? ये तो आपको पता ही है, एक ही आंदोलन चलाया था जिन्होंने। इनकी एक पुस्तक है मेवाड़ का वर्तमान शासन। क्या है? मेवाड़ का वर्तमान शासन। मेवाड़ का वर्तमान शासन, माणिकलाल वर्मा के, ध्यान रखना। और एक इनका गीत है पंछीड़ा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जीके के हिसाब से भी और अब तो हिंदी के हिसाब से भी। ठीक है, और एक और बच गई है हनुमान प्रसाद पोदार। ये कौन थे? इनको बाईजी नाम से जाना जाता था। किस नाम से? बाईजी नाम से। ये राजस्थानी साहित्यकार है सारे, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं भी आपको नहीं पढ़ेंगे, मुझे पता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? गीता प्रेस का आपने नाम सुना है? गीता प्रेस स्थापित इन्होंने की थी। कहाँ पर? गोरखपुर में गीता प्रेस इन्होंने स्थापित की थी, जहाँ से योगी जी चुनाव लड़ते हैं, वही गोरखपुर। ठीक है, और अंग्रेजों, जब जवाहरलाल नेहरू आए थे ना यहाँ पर गोरखपुर, तब अंग्रेजों ने कहा कि इन्हें कोई कार नहीं देगा, तो ये हनुमान प्रसाद पोद्दार थे जिन्होंने नेहरू को कार दी थी अंग्रेजों के विरुद्ध जाकर। क्योंकि उस वक्त है ना, सरकार की खिलाफत करना देशद्रोह समझा जाता था, लेकिन फिर भी इन्होंने नेहरू को कार दी थी। ठीक है, और इनकी एक रचना है, क्या? पद रत्नाकर। क्या है? पद रत्नाकर। सॉरी दोस्तों, ध्यान रखना, हरिभाऊ उपाध्याय इसकी पत्रिका है, ओदुम्बुर और मालवा मयूर। घनश्याम दास बिरला की मरुभूमि का मेघ। ठीक है, और माणिकलाल वर्मा मेवाड़ का वर्तमान शासन और पंचीड़ा। हनुमान प्रसाद पोद्दार, इनको भाईजी के नाम से जाना जाता था। गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना की थी, और नेहरू जब आए थे ना, तभी उनको कार उपलब्ध करवाई थी किन्होंने? हनुमान प्रसाद पोद्दार ने। और पद रत्नाकर इनकी काव्य रचना है। ठीक है, देवकी नंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांत, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1891 है, लेकिन आरबीसी ने डिलीट किया है। ठीक है, क्योंकि ये 1888 से लिखना शुरू किया था, जो 1891 में पूरा हुआ था। सही माने तो 1891 सही है, लेकिन आरबीसी ने डिलीट किया है कि बाद में कंट्रोवर्सी नहीं हो जाए इसके लिए। ठीक है, ये चंद्रकांता उपन्यास ऐसा उपन्यास है जिससे पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी थी। ठीक है ना। अब आगे देखो आप, विठलनाथ के शिष्य माने जाते हैं। विठलनाथ के शिष्य कौन है बताओ? तो ये या फिर ये नंददास। ठीक, विठलदास के शिष्य नंददास थे। ठीक है, विठलनाथ ने क्या किया था पता है? इन्होंने अष्टचाप की स्थापना की थी। किसकी? अष्टचाप की। आपको पता होगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो बार बार बतानी भी चाहिए। ठीक है, कब की थी? 1565 में अष्टचाप की स्थापना की थी। इसमें 8 शिष्य थे, जिनमें 4 तो वल्लभाचार्य के थे और 4 इनके थे विठलनाथ जी के। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे, सूर कुंभर कृष्ण। ठीक है ना, सूरदास, सूरदास, कुंभनदास, सूरदास, सूर कुंभर कृष्ण, ध्यान रखना वैसे, सूरदास, कुंभनदास, परमानंदास, परमानंदास। ठीक है, और कृष्णदास। ये तो इसके थे वल्लभाचार्य के, सूर कुंभर कृष्ण, ध्यान रखना। ये कालक्रम वही भी है, कहीं कहीं ये कुंभनदास पे ले जाते हैं, वो आप क्वेश्चन में जो ऑप्शन है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, सूर कुंभर कृष्ण ये थे वल्लभाचार्य के। और विठलनाथ जी के वे 4 शिष्य थे, उनका नाम क्या क्या था? गोविंद, छीत, चतुर्भुजनंद, ये ट्रिक है। ठीक है, गोविंदास, ठीक है, और छीत स्वामी, गोविंद छीत स्वामी। ठीक है, और एक थे चतुर्भुजदास, चतुर्भुजदास। ठीक है, और एक थे नंददास। ठीक है, ये सारे किसके थे? ये हो गए। अब एक ध्यान रखना, एकमात्र अष्टछापी कवि, एकमात्र अष्टछापी कवि जो राजस्थान से संबंधित थे, वो कौन से थे? गोविंद स्वामी। ठीक है, कौन? गोविंद स्वामी, ये राजस्थान के थे। इंपॉर्टेंट है, आने वाले किसी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि इस बार इन्होंने पूछा है कि तार सप्तक का कौन सा कवि राजस्थान से था, तो इस बार अष्टछापी कवि को भी पूछा जा सकता है। ठीक है,
आगे देखते हैं हम। वृंदावन विहरत फिरे राधा नंद किशोर, निरद यामिनी जानी, संग डोले बोले मोर। इसमें कौन सा अलंकार है? ये जानी आ गया तो मतलब भ्रांतिमान अलंकार। इसमें क्या है, भ्रांतिमान में निश्चय हो जाता है कि ये चीज़ ही है, क्योंकि रस्सी पकड़ने पर पता होता है, मतलब सांप की भ्रांति होती है रस्सी को देखने से, इसमें निश्चय हो जाता है। और संदेह में क्या होता है, अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है। वो है ना, एक साड़ी है कि नारी है, नारी भी साड़ी है, ऐसा कुछ करके एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। और उपमा में क्या होता है, वो शब्द आते हैं सा से सी समान सम सदर्श सरिस तुल्य इव यथा आदि शब्द आते हैं, ठीक है। उदाहरण में क्या होता है, जो जैसे ज्यों जिमी यथा जता जस, ये सारे शब्द उदाहरण में आते हैं, ठीक है। ये नोट्स में आपको आराम से मिलेंगे, अभी आप एक बार इन्हें देख लें। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें देखो, मित्र विलास लाहौर, ये पहला विकल्प भी सही है, बाकी सारे गलत है। भारत बंधु दिल्ली से नहीं, ये कहाँ से निकलती थी? ये अलीगढ़ से निकलती थी। कहाँ से? अलीगढ़ से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो बता रहा हूँ ना, उन पे आप थोड़ा गौर फरमाइए, क्योंकि सारे क्वेश्चन आ रखे हैं कहीं ना कहीं और आगे भी आएंगे। अलीगढ़ से बाबू तोताराम ने निकाली थी। किसने? बाबू तोताराम ने, ठीक है। और ये साप्ताहिक पत्रिका थी भारत बंधु, अलीगढ़ से बाबू तोताराम ने, ठीक है। और सज्जन कीर्ति सुधाकर, ये उदयपुर से निकल रही थी। कहाँ से? उदयपुर से। जोधपुर से नहीं, कहाँ से? उदयपुर से। इसकी इसमें क्या है कि ये राजस्थानी में भाषा में प्रकाशित होने वाली प्रथम पत्रिका है। सज्जन कीर्ति सुधाकर राजस्थानी भाषा में प्रकाशित होने वाली प्रथम पत्रिका कौन सी है? सज्जन कीर्ति सुधाकर। अगली बार ऐसे ही पूछा जा सकता है कि राजस्थानी भाषा की प्रथम पत्रिका सज्जन कीर्ति सुधाकर, ठीक है। और सदादर्श, ये कहाँ निकलती थी? ये दिल्ली से निकलती थी। कहाँ से? दिल्ली से, ठीक है। और 1874 में लाला श्रीनिवास द्वारा, लाला श्रीनिवास द्वारा, ठीक है, ध्यान रखना। अभी आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, वैसे आप आराम से सुन लेना इन्हें, कि वैसे ज़्यादा टाइम लग जाएगा टाइप करेंगे तो, ठीक है। और वैसे नोट्स मेरे पास टाइप है, ये सारे धीरे धीरे बना दिया जाएगा। एक बार आपको क्या पता चल जाए ये क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो फिर क्या है, नोट्स देखने का मजा अलग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, शिक्षण प्रतिमान एवं प्रतिपादक का सही युग में मतलब सही कौन सा है? तो आलपोर्ट का भूमिका निर्वाह प्रतिमान, नहीं नहीं नहीं, ये है फेनी शॉपटेल का। भूमिका निर्वाह किसका है? फेनी शॉपटेल का, ठीक है। ग्लेशियर का प्रगत संकटक प्रतिमान, ये भी नहीं है, ये शायद आशुबेल का हो सकता है, ठीक है। रिचर्ड सचमैन का पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान, ये सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य का मन एक समुद्र में तैरते हुए बर्फ के शिलाखंड यानी आइसबर्ग के समान है। ये वाक्य किस आलोचक या सिद्धांतकार का है? तो ये सिगमंड फ्राइड का है। किसका है? सिगमंड फ्राइड का। अगला क्वेश्चन, उर्मिला ने अपने यौवन को क्या कहा था? तो बालक कहा था, ठीक है, ध्यान रखना। ये साकेत से क्वेश्चन है, ये सारे आपको बता दिए जाएंगे, चिंता ना करें आप, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, लोंजाइन्स के उदात्त में सम्मिलित हैं, क्या सम्मिलित है? भाववेशी तीव्रता, ये पहला यही सम्मिलित है। अलंकार मुक्त काव्य, ये नहीं है। वंचित सहानुभूति नहीं है, ये भी नहीं है। ये सारे विरोधी तत्व हो सकते हैं, लेकिन उदात्त में सम्मिलित नहीं है। उदात्त में क्या सम्मिलित है? उदात्त विचार, क्या है देखो, उदात्त विचार, उदात्त भाव, उदात्त विचार, उदात्त भाव, समुचित अलंकार योजना, ये हो गया अलंकार, समुचित अलंकार योजना। भाषा की उत्कृष्टता, इसकी भाषा की उत्कृष्टता, भाषा की उत्कृष्टता और गरिमा में रचना विधान, क्या है? गरिमा में रचना विधान, ये सारे उदात्त में सम्मिलित है। उदात्त विचार, उदात्त भाव, सेज अलंकार योजना, उत्कृष्ट भाषा शैली और गरिमा में रचना विधान। कितने प्रकार है? 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 तत्व बताए थे उदात्त के, किसने? लोंजाइस ने। अगला क्वेश्चन, डायरी में प्रतिदिन के ताजे अनुभव लिखे जाते हैं, जबकि आत्मकथा में सुसंबद्ध ढंग से अतीत की घटनाओं और अनुभवों को चुनकर लिखा जाता है। डायरी और आत्मकथा में संबंध है, तो अब देखो दोनों बातें सही है, ये गलत है? दोनों बातें सही है, क्योंकि डायरी में दिन प्रतिदिन के ताजा अनुभव लिखा जाता है, क्योंकि आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो शाम को लिख दिया जाता है। आत्मकथा में क्या होता है, इसमें सुसंबद्ध ढंग से अतीत की घटनाओं और अनुभव को चुनकर लिखा जाता है, कि बाद में लिख देते हैं, ठीक है। आत्मकथा आदमी स्वयं लिखता है और डायरी भी स्वयं लिखता है, लेकिन जीवनी कोई दूसरा लिखता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शुक्ल जी कैसी वर्ती वाले को कविता न करने की सलाह देते हैं? तो तुच्छ वर्ती वालों को कविता न करने की सलाह देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मण जब श्रांत पवन की तरह आवे तो उर्मिला क्या बनना चाहती है? क्या पेड़ की पत्ती? नहीं नहीं नहीं, सुरभि समान, ठीक है, सुरभि समान बनना चाहती है कौन? उर्मिला।
अगला क्वेश्चन, घिसु के अनुसार माधव की पत्नी को पुण्य पुण्य क्यों मिलेगा? क्योंकि उन्होंने भरपेट भोजन किया। बाकी लोगों को ये पहले लग रहा था, लेकिन आरपीसी ने ये माना और ये सही भी है, ठीक है, गलत नहीं है। अगर पढ़ोगे ना आप कफन कहानी अच्छी तरह से तो आपको मिल जाएगी। क्योंकि उनकी आत्मा प्रसन्न हो रही थी, इसलिए माधव की पत्नी को पुण्य मिला। क्योंकि इन्होंने खाना खाया तो इनकी आत्मा प्रसन्न हो रही थी, इसलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रागे राघव कर्त रचना है तो कौन सी है? तूफानों के बीच। कौन सी है? तूफानों के बीच। धरती मेरा गाँव नहीं, धरती मेरा घर, ये भी राघव राघव की है। गाँव नहीं है, यहाँ घर है, ठीक है। धरती मेरा घर, ठीक है। और मुर्दों की बस्ती नहीं, मुर्दों का टीला। क्या? मुर्दों का टीला, ये भी राघव राघव रागे राघव की है। लोई की बहना नहीं, लोई का ताना, ये रागे राघव की है। देखो कौन कौन सी? धरती मेरा घर, मुर्दों का टीला, लोई का ताना, और बताओ कौन सी? तूफानों के बीच। और मुर्दों की बस्ती पूछ ले तो ये किसकी है? अगर ये सेम ऐसी आ जाए, टिल्लों की जगह बस्ती आ जाए, तो शैलेंद्र सिंह की। किसकी? शैलेंद्र सिंह की। ये देखो इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं नहीं मिलेंगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है, मैंने भी देखा है, ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। और आजकल तो ऐसा हो रहा है कि जो कोचिंगों में पढ़ाते हैं, कोचिंग नोट्स है, उनमें क्या आए हुए क्वेश्चन भी इंक्लूड नहीं होते हैं। तो फिर क्या मतलब भाई? जो टीचर आज तक जो पेपर हो चुके हैं, वही क्वेश्चन वही मैटर अपने नोट्स में शामिल ना करें तो फिर क्या मतलब? तो आने वाले वो क्वेश्चन कैसे बोल रहा है कि मेरे नोट्स आ जाएंगे? भाई कम से कम जो पेपर हो रखे हैं वो तो अपने नोट्स में ऐड करो। आगे की दूर की बात है, तो हमें ना आए हुए सारे भी आपको मिलेंगे और आगे की चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कबीर के बीज का भाग नहीं है, साखी शब्द रमेणी सतबाणी नहीं है। क्या नहीं है? सतबाणी नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आनंद कादम्बनी के संपादक थे, कौन थे? प्रेमगन। कौन थे? प्रेमगन, ठीक है। इसका आंसर ये है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका थी कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा। और हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र मैगजीन। और क्या थी? बाला बोधनी, बाला बोधनी। प्रताप नारायण मिश्र की ब्राह्मण। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना है ना। वैसे नहीं बता रहा हूँ, जो एग्जाम आने लायक है, आई हुई है, वही बताऊंगा मैं, ठीक है। और प्रेमगंज जी की तो हो गई, आनंद कादम्बनी। और इनकी एक नागरी नीरद भी थी। क्या थी? नागरी नीरद। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नागरी नीरद हो गया। और बालकृष्ण भट्ट की पूछ ले तो इनकी थी हिंदी प्रदीप। क्या थी? हिंदी प्रदीप। ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना, ठीक है ना। क्योंकि देखो बार बार मैं नहीं बताऊंगा आपको, तो आप समझ लेना जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना वो इम्पोर्टेंट ही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसी नहीं बात नहीं है, ठीक है। भारतेंदु की थी कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी, प्रताप नारायण मिश्र की ब्राह्मण, प्रेमगन की आनंद कादम्बनी और नागरी नीरद, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट की हिंदी प्रदीप। अगला क्वेश्चन आ जाओ, पृथ्वीराज रासों में वर्णित घटनाओं संवतों को बिल्कुल भाटों की कल्पना मानने वाले विद्वान कौन थे? मतलब गौरी शंकर हीराचंद ओझा थे। कौन थे? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। शुगल जी ने तो जाली कहा था कि पृथ्वीराज रासो जाली करन थे, ठीक है। और मुनि जीन विजय ने अर्ध प्रमाणिक, आधा प्रमाणिक माना, बुरा नहीं, ठीक है, अर्ध प्रमाणिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों को जरूर बताइए, ठीक है ना, क्योंकि उनका भी भला हो जाए। बाकी अपने वो लोभ नहीं है कि भाई इतने सब्सक्राइबर हो गए वो होंगे, ठीक है। अपने दोस्तों को जरूर बताइए, भाई किसी को फायदा तो होना ही चाहिए। ऐसे नहीं आप अकेले देख रहे हो, ये भी मैं सोचना कि हम अकेले पढ़ लेंगे अच्छे नंबर लाएंगे, नहीं। आप जितने ज़्यादा लोगों को शेयर करोगे ना उतना आपको ही फायदा है, ठीक है। क्योंकि देखो जितने ज़्यादा लोग देंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, आगे और डालेंगे। हम कम देखेंगे तो फिर हम सोचेंगे यार कोई देखने वाले है नहीं, ऐसे क्यों मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गुणवंत हेमंत किसकी रचना है? तो ये श्रीधर पाठक की। किसकी? श्रीधर पाठक की, ठीक है। और खाली हेमंत पूछ ले तो ये मैथिली शरण गुप्त की। हेमंत मैथिली शरण गुप्त, गुणवंत हेमंत श्रीधर पाठक, ठीक है। थोड़े दिन बाद हमें ना लाइव भी क्लास लेंगे, चिंता न करें आप, अभी शुरुआत है, अब देखते जाओ आगे आगे, ठीक है। और हरिओद की कुछ पूछ ले आपको रचना है तो इनकी देखो, एक तो प्रिय प्रवास है, प्रिय प्रवास, खड़ी बोली का फर्स्ट महाकाव्य यही है, ठीक है। और परिजात है, और वेदई वनवास है। क्या है? वेदई वनवास, वेदई वनवास, ठीक है। और ये है, और आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन,
आचार्य कुंतक ने इनमें से किसे वक्रोक्ति का भेद नहीं माना? कुंतक ने किसे वक्रोक्ति का भेद नहीं माना? बताओ, आप सोचो, किसे नहीं माना? सबसे पहले कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद किए थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। कितने भेद? 6 भेद किए थे। ठीक है, तो किसे भेद नहीं माना है? प्रबंध वक्रता, वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वाध वक्रता और अर्थ वक्रता को नहीं माना। देखो किस किसे माना है? एक तो वर्ण विन्यास वक्रता, वर्ण विन्यास वक्रता, ठीक है, और एक पद पूर्वाध वक्रता 2 नंबर हो गए, एक पद पराध वक्रता 3 नंबर हो गया, एक वाक्य वक्रता, एक प्रकरण वक्रता, एक प्रबंध वक्रता। ये सारे भेद माने वक्रोक्ति के किसने? आचार्य कुंतक ने। इन्होंने वक्रोक्ति सिद्धांत दिया था। ये 6 इंपॉर्टेंट है। एक बार तो ये भी क्वेश्चन आ रखा है, कितने भेद माने? 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोग है लागी कविता बनावत, मोहित तो मेरे कविता बनावत। ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति गणानंद की है। ठीक है, अब आलम की कौन सी पंक्ति है अगर आपसे पूछ ले तो है, कनक छोरी सी कामिनी काहे को कटे छीन। कौन सी? कनक छोरी सी कामिनी, कनक छोरी सी कामिनी, ये इसकी है आलम की। कनक छोरी, छोरी की बात कौन करता है? आलम। कनक छोरी सी कामिनी, ठीक है, छोरी की बात कौन करता है? आलम। और एक इनकी और पंक्ति है ऐसी, नायिका गाता कि नायिका कांकरा चुके। किसकी नायिका कांकरा चुक रही है? आलम की। ठीक है, वो अभी मुझे याद नहीं आ रही, आप ध्यान रखना। कांकरा आएगा और नायिका आएगा, नायिका कांकरा चुक रही है, ऐसे करके पंक्ति आलम की। और बोधा की पूछ ले तो, दाता कहाँ सूर कहाँ सुंदर सुजान कहाँ। दाता कहाँ सूर कहाँ, दाता कहाँ सूर कहाँ सुंदर सुजान का, दाता कहाँ सूर कहाँ सुंदर सुजान का। इंपॉर्टेंट है। एक पंक्ति और है बोधा की, प्रेम का पंथ, प्रेम का पंथ कराल माँ, तलवार की धार पे धावनो है। ये भी बोधा की है। दोनों इंपॉर्टेंट है, दाता कहाँ सूर कहाँ सुंदर सुजान का, और प्रेम का पंथ कराल माँ, ठीक है, तलवार की धार पे धावनो है। और ठाकुर की पूछ ले, ठाकुर की वो ढेलो सो बनाए आए सभा के बीच, मतलब कविता कोई खेल नहीं है, ऐसी बात ठाकुर कह रहे हैं। ठीक है, ढेलो सो बनाए आए, ढेलो सो बनाए आए मिलत सभा के बीच, ऐसी कुछ। और एक है जो इन्होंने तलवार निकाल ली थी दरबार में, बड़े दरबार में, कि सेवक सिपाही हम उन राजपुतन के, ऐसे करके पंक्ति है, सेवक सिपाही हम उन राजपुतन के। ये किनकी? ये भी ठाकुर की। ठीक है, एक पंक्ति और इम्पोर्टेंट है इनकी, वह निर्मोहिनी रूप की राशि, वह निर्मोहिनी रूप की राशि, ये भी किसकी है? ठाकुर की। जो पंक्तियां और जो चीज़ें ये बता रही है, बताई जा रही है, आप उन्हें थोड़ा गौर फरमाइए अच्छे से। ठीक है, काम आएंगे जब आप पेपर दोगे या ओल्ड पेपर सोल्व करोगे, तब आपको पता चलेगा कि मैंने फर्जी चीज़ें कुछ भी नहीं बताई, सारी चीज़ें काम की बताई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रईमन अंशुआ नैन डरी, ये दुख प्रगट करई जाहि निकारो गेहते, कछना भेद कही दे। तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें दृष्टांत अलंकार। उपमा में क्या होता है? इसमें समानता बताई जाती है, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। रूपक में क्या है? इसमें रूप दिया जाता है कि मुख ही चंद्र है, यानी मुख को चांद बना दिया। भ्रांतिमान में क्या है? निश्चय हो जाता है, संदेह में अनिश्चय बना देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शुक्ल जी ने जिन ग्रंथों के आधार पर आदिकाल की साहित्यिक प्रवृत्ति वीर गाथा तो मानी, उनमें से कौन सा एक नहीं है? अमीर रासो है, कुशलदेव रासो है, परमाल रासो है, लेकिन राहुल वेल नहीं है, क्योंकि एक शिलांकित करती है, शिलांकृत करती है। ठीक है, 10वीं सदी में लिखी थी रोड़ा नामक कवि ने, और 12 रचनाओं के आधार पर इन्होंने नामकरण किया था, जिनमें 4 अपभ्रंश की है और 8 देश भाषा की है। कौन कौन सी हम आगे देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऋतिकाल को संगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है। ठीक है, अब एक ध्यान और रखें, ऋतिकाल को ऋति काव्य काल, ऋति काव्य काल इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना सारी है ना। ऋति काव्य काल किसने कहा था? ग्रेसन ने, ग्रेसन ने कहा था ऋति काव्य काल। ठीक है, और खाली ऋति काव्य पूछ ले, ऋति काल को ऋति काव्य किसने कहा? तो कहा था किसने? नगेंद्र ने। ठीक है, और आगे देखो आप, वो ऋति संगार काल कहा था, ऋति काल को ऋति संगार काल, ऋति श्रृंगार काल। देखो दोस्तों, ये शुरुआती क्लास है इसलिए थोड़ी समस्या आएगी आपके भी, लेकिन धीरे धीरे सब सुधार हो जाएगा। ठीक है, ऋति संगार काल किसने कहा था? भागीरथ मिश्र ने। किसने? भागीरथ मिश्र ने। ठीक है, और ऋतिकाल को ऋतिकाल किसने कहा था? शुक्ल ने। किसे? शुक्ल ने कहा था। आगे देखो, कलाकाल पूछ ले, ऋतिकाल कलाकाल किसने कहा था? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा था। किसने?
रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, रमाशंकर शुक्ल रसाल, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा था। ठीक है। और अंधकार काल पूछ लेंगे, रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा था? तो त्रिलोचन। किसने? त्रिलोचन। ठीक है। अब आगे देखो आप, संप्रेषण प्रक्रिया का प्रथम तत्व है तो क्या है? जनसंचार या ये नहीं, संदेश भेजने वाला। ठीक है। देखो इसमें क्या क्या होता है संप्रेषण प्रक्रिया में? सबसे पहले संदेश भेजने वाला यानी संदेश वाहक, संदेश वाहक। ठीक है। इसके बाद होता है संप्रेषण एनकोडिंग, संदेश को अपनी भाषा में कूट मतलब और संकेतों में लिख देता है। फिर होता है माध्यम, ये किसके थ्रू भेज रहे हैं। फिर होता है डिकोडिंग, जिसको मिलता है वो इसको डिकोड करता है। फिर प्राप्तकर्ता, जिसे मिलता है, फिर वो भाई संदेश में क्या वो फीडबैक देता है वापस से कि भाई अच्छा था बुरा था। ठीक है, ध्यान रखना। संदेश वाहक, संप्रेषण, एनकोडिंग। ठीक है, माध्यम, डिकोडिंग, प्राप्तकर्ता और फीडबैक, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, बार बार घूम फिर के एग्जाम में आती है। अगला क्वेश्चन, लक्षण शब्द शक्ति का सही उच्चारण है, सही उदाहरण है। ठीक है, तो इसमें यह है आगी बड़वागी ते बड़ी आग ही आगी पेट की, इसमें लक्षण शब्द शक्ति। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत संघ की राजभाषा क्रम में हिंदी को स्वीकार करने की तिथि है, स्वीकार करने की तिथि क्या है? 14 सितंबर 1949। इस क्वेश्चन को भी एक बड़ी बड़ी कोचिंग वालों ने, मैं नाम तो नहीं लूंगा, ये बताया था, पता नहीं कैसे बताया था, वो स्टूडेंट पढ़ भी रहे हैं, लेकिन उन टीचरों को सोचना चाहिए यार ये तो आसान क्वेश्चन है, इसमें ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। सबको पता है राजभाषा इस दिन स्वीकृत हुई थी, तो फिर ये बताने का क्या उचित है? इस दिन तो देश आजाद हुआ था। कोई नहीं, आप ध्यान रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सगन कुंज छाया सुखत शीतल मंद समीर, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति बिहारी की। किसकी है? बिहारी की। देव की पंक्ति कोई, सांसन ही में समीर गयो, सांसन ही में समीर गयो, ऐसे करके पंक्ति किसकी है? देव की। एक पंक्ति और है देव की, बड़े बड़े नैनंसु, बड़े बड़े नैनंसु, बड़े बड़े नैनंसु आंसू भरी भरी डरी, बड़े बड़े नैनंसु आंसू भरी भरी डरी, ये भी देव की है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। और सेनापति की पंक्ति पूछ ले तो आपको मैं इंपॉर्टेंट वही बता रहा हूँ जो बार बार पूछी जाती है और पूछी जाएगी। बाली का सपूत, बाली का सपूत कवि कुल पुरहूत, बाली का सपूत, बाली का सपूत कवि कुल पुरहूत, ये किसकी है? सेनापति की। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो बता रहा हूँ वो सारी इंपॉर्टेंट ही है, बार बार कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है। मतीराम की क्या है? कुंदन को रंग फीको लागे, कुंदन को रंग फीको लागे। देखो कई चीजें बार बार आएगी ना तो आपको याद हो जाएगी यहीं पर, यहीं पे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मधुलिका ने राजा से पुरस्कार स्वरूप क्या मांगा था? तो प्राणदंड मांगा था। अब मैं आपको ये बताऊँ ये है ये है ये, सीधे आंसर बता दिया, जो काम की चीजें और एक्स्ट्रा चीजें बता दूंगा, बाकी ज्यादा घुमाने इसको मतलब नहीं, बड़ा वीडियो बनेगा क्या मतलब। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रीति काव्य की प्रमुख काव्य भाषा क्या है? ब्रज। क्या है? ब्रज। ठीक है। अगला क्वेश्चन 54 नंबर, निम्न में से स्थायी भाव नहीं है, रति, शोक, स्वेद, ह्रास, बताओ क्या नहीं है? यह नहीं, लेकिन आरबीसी ने इसे डिलीट कर दिया क्योंकि हास होता है शायद, इसके हिसाब से क्या है, ह्रास नहीं होता है। ठीक है। अब आप ध्यान रखना, श्रृंगार का स्थायी भाव रति है, हास्य का हास है, करुण का शोक है, रुद्र का क्रोध है, इस तो ये भाव बता रहा हूँ सारे। ठीक है ना। वीर का उत्साह है और भयानक का व्यय है, और विभत्स का जुगुप्सा है। क्या है? जुगुप्सा। और अद्भुत का विस्मय है। क्या है? विस्मय। और शांत का निर्वेद है, और वत्सल का वात्सल्य है, वत्सल का वात्सल्य है। ठीक है। अब आप ध्यान रखना ये सारे स्थायी भाव किसका कौन सा, वैसे आपको मेरे हिसाब से याद होना चाहिए क्योंकि ये बड़ी चीज़ें नहीं, आसान चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। श्री संप्रदाय के आचार्य है तो रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के आचार्य। मध्वाचार्य का कौन सा संप्रदाय था? इनका संप्रदाय था ब्रह्म संप्रदाय। कौन सा? ब्रह्म संप्रदाय। ठीक है। वल्लभाचार्य का पूछ ले तो इनका वल्लभ संप्रदाय था। कौन सा था? वल्लभ या पुष्टि संप्रदाय, वल्लभ या पुष्टि संप्रदाय। निम्बार्काचार्य का पूछ ले तो सनकादि संप्रदाय या
कहीं हंस संप्रदाय भी आता है या फिर कुमार संप्रदाय, सारे किसके थे? निम्बार्काचार्य के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सहयोगात्मक अधिगम काव्य नहीं है? व्यक्तिगत जवाबदेही है कि नहीं, बताओ, पढ़ रखा होगा आपने, है ये तो। सकारात्मक अंतर्निर्भरता ये भी है, आमने सामने की अंत्यक्रिया ये भी है, लेकिन व्यक्तिगत संप्राप्ति नहीं है। ठीक है, आगे देखो, शुक्ल जी ने लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य का कवि किसे कहा है? किसे कहा है? धनानंद जी को, ये प्रेमी थे रीतिकाल के। ठीक है, और देव के बारे में शुक्ल ने क्या कहा था कि देव अपने आचार्य क्रम में उतने सफल नहीं हुए जितने कवि क्रम में। देव के बारे में शुक्ल ने क्या कहा था कि देव है ना अपने आचार्य क्रम में उतने सफल नहीं हुए जितने कवि क्रम में। ध्यान रखना, याद रखना, ध्यान रखना, जैसे भी आपको समझ में आए। ठीक है, वैसे आपको नोट्स में सारी चीज़ें मिलेगी। और बिहारी को शुक्ल ने क्या कहा था? भावमूर्ति विदायिनी कल्पना का सृष्टा। भावमूर्ति विदायिनी कल्पना का सृष्टा कहा था बिहारी को। इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ, ध्यान रखना, क्वेश्चन आएगा, छपेगा। ठीक है, और केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा था, और कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा था? अज्ञेय को। ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें हो जाएगी, आप चिंता ना करें, थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि थोड़ी तबीयत भी डाउन है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई भला हो जाए किसी का। अगर देखेगा तो अच्छी बात, नहीं देखे तो कोई बात नहीं, और देखेगा तो उसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ, उसका 100% सिलेक्शन तो हो जाएगा। क्योंकि देखो ये चीज़ें बार बार घूम फिर के आती है, और आप पेपर उठा के देख लो या 10 साल के 20 साल के देख लो, आपको पता चल ही जाएगा भाई क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। बाकी आपको विद्वान बनना है तो आप बनो, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कोचिंग है जाओ, कोई मतलब है नहीं। हाँ, आपका टाइम पास जरूर हो जाएगा, बाकी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, टाइम पास जरूर हो जाएगा वह, क्योंकि बस 2-4 महीने 6 महीने निकल जाएंगे धीरे 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 धीरे। बाकी काम की चीज़ें आपको यहीं से मिल जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिसल देव रासो प्रधानतः कौन सा काव्य है? संगारी काव्य है। देखो अभी रीट में भी है, आया था क्वेश्चन, लोग बोल रहे हैं ये वीर काव्य है, यार पता नहीं कैसे बोल रहे हैं, संगारी काव्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पद्मावत की भाषा मानी गई है, तो पद्मावत की भाषा अवधी है। ठीक है, कौन सी है? अवधी है। अगला क्वेश्चन, दादू दयाल की रचना कौन सी है? दादू दयाल की रचना अंगवधु है। ठीक है, लोग इस पर भी ऑब्जेक्शन लगाया, लेकिन इस क्वेश्चन का कुछ नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ आज 100%। ठीक है, कुछ नहीं होगा, ये क्वेश्चन पहले भी आ रखा है। अंगवधु दादू की रचना है, लेकिन संकलन क्या था, किसने? आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, आज के लिए एक से एक क्वेश्चन कर लिए, अब 49 क्वेश्चन बचे हैं जो अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।